हाय एफ लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। हाँ, दोबारा से माफ़ी मांग रही हूँ। क्या कर सकते हैं, हेल्थ इश्यूज इतने ज़्यादा चल रहे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकती। लेकिन हाँ, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि अपने आप को पूरी तरीके से हेल्दी रखूँ, जिसकी वजह से मेरे बीच में कोई गैप ना आ पाए। लेकिन फिर भी अनहोनी है, होते रहती है। तो चलिए इन चीज़ों को यहीं पे छोड़ते हुए कम बैक टू मी का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जैन चैंग अपने ही माँ को एडवाइस करता है कि एटलीस्ट अब गुस्सा छोड़ दीजिए। और यहाँ पे जैन चैंग की ये सारी बातें सुनते हुए मैडम यू को और भी ज़्यादा गुस्सा आ चुका था, क्योंकि यहाँ पे ठीक है, एक पल के लिए वो एक्सेप्ट कर गई कि उसके हस्बैंड ने उसके साथ जो कुछ भी किया वो उसकी गलती थी। वो चाहे तो बताए, ना चाहे तो ना बताए। लेकिन अब सिचुएशन कुछ ऐसी हो चुकी है कि उसके खुद के बच्चे तक उस पर सवाल उठाने लगे हैं। तो ऑफकोर्स सी बात थी, एक पत्नी होने के साथ साथ वो एक माँ भी है और अपने ही बच्चों से अपनी तरफ उठ रही उंगलियों को वो सहन नहीं कर पाई और उसने धीरे धीरे सारा सच सबके सामने रखना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे ज़्यादा लोग कोई नहीं था। यहाँ पे जैन फेंगमियान थे, मैडम यू थी, जैन चेंग था और विंग था। इसके अलावा कोई नहीं था। यहाँ पे बात पहुँच चुकी थी, विंग के पेरेंट्स की जब डेथ हो चुकी थी, यानी कि विंग के फादर की भी डेथ हो चुकी थी। और यहाँ पे जैन फेंगमियान फिर से अपने बेटे को लेके अपने घर पहुँच चुके थे, जो कि यहाँ पे उसने उसे इंट्रोड्यूस करवाया था अपने फ्रेंड के बेटे के नाम पे। भले ही मैडम यू ये सारा सच पहले से जानती थी कि वो कोई फ्रेंड का बेटा नहीं है, वो एक ऐसा बेटा है जिसकी वजह से उसकी फ्रेंड की पूरी ज़िंदगी तबाह हो गई। उसका फ्रेंड मौत के मुंह में जा चुका है, उसकी वाइफ मौत के मुंह में जा चुकी है, और ये बच्चा जो कि अभी सिर्फ 5 साल का है, अब से ही अनाथों वाली ज़िंदगी जीने वाला है। लेकिन यहाँ पे जैन फेंगमैन को फिर भी इतनी हिम्मत नहीं थी या इतना अपनी गलती का रियलाइजेशन नहीं था कि वो एक बार एक्सेप्ट कर सके इस चीज़ को कि उसने कभी कोई गलती की थी। 5 साल पहले उससे एक गलती हुई थी और आज तक उसने उस गलती को एक्सेप्ट नहीं किया था। मैडम जी बस इंतज़ार में थी कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जैन फेंगमियान अपनी गलती को एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे जैन फेंगमियान पूरी तरीके से सोच चुके थे, अपना मन बना चुके थे कि वो इस सच्चाई को लाइफ टाइम छिपाने वाले हैं। यहाँ पे मैडम यू और भी ज़्यादा गुस्सा हो चुकी थी तब जब उस बच्चे को उसी के घर में लाया गया और उसी के साथ जैन चैंग और मैडम यू दोनों का ही नाम लेके उस बच्चे को अडॉप्ट किया गया। यहाँ पे मैडम यू ने कभी भी उस बच्चे को एक्सेप्ट तो नहीं किया था, लेकिन हाँ, एक छोटे से बच्चे पे और कर भी क्या सकती थी। उसको मारना पीटना तो वो नहीं कर सकती थी, लेकिन हाँ, धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उसका रूड बिहेवियर और भी ज़्यादा बढ़ता गया। और कहीं ना कहीं उसको नज़र आ रहा था कि उसका विंग के साथ इतना रूड होना जैन फेंगमियान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, या ये कहो कि उसे दर्द देता है। तो ऑफकोर्स सी बात थी, मैडम यू ने ही ये सारी चीज़ें तब से ही स्टार्ट की थी। वो विंग को बस तकलीफ़ देती ताकि वो जैन फेंगमियान को तकलीफ़ में देख सके, क्योंकि उसके हस्बैंड को चाहे कुछ भी हो जाए, अभी तक ये रियलाइजेशन नहीं था कि उसने एक गलती की है और उसे एक्सेप्ट करना चाहिए अपनी वाइफ को, जो कि आज तक ना ही उसने एक पत्नी होने का अधिकार दिया है, ना ही उसको कभी वो प्यार दिया है, ना वो सम्मान दिया है। और यहाँ बाहर किसी और के साथ कुछ भी कर लेना, ये सारी चीज़ें उसको अभी तक नॉर्मल लग रही थी। तो ऑफकोर्स सी बात थी, इधर उसकी वाइफ क्यों इन सब चीज़ों को झेले। दिन जैसे जैसे निकलते जा रहे थे वैसे वैसे विंग और जैन चैंग के बीच की नज़दीकियाँ बढ़ते जा रही थी। और कहीं ना कहीं मैडम यू को ये समझ में आ रहा था कि उसका विंग की तरफ इस रूड बिहेवियर की वजह से जैन चैंग उससे दूर होते जा रहा है। ये सारी चीज़ें जैन फेंगमियान को भी नज़र आ रही थी कि विंग एक ऐसा इंसान है जो कि उनकी लाइफ में आया तो है, भले ही उस बच्चे की कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा बदलते जा रही हैं। इवन जैन चैंग और जैन यांगली, इन दोनों का ही बिहेवियर मैडम यू के लिए बदलता जा रहा है। भले ही अपने माँ के खौफ की वजह से वो ज़्यादा कभी कुछ बोल नहीं पाए, या ये कहो कि उसके हर एक फैसले को एक्सेप्ट किया, लेकिन हाँ, इस रिश्ते में सिर्फ डर रह चुका था, शायद रिस्पेक्ट खोते जा रही थी मैडम यू। और इस चीज़ का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ते जा रहा था उसके अंदर कि पहले उसने अपने पति को खोया जो कि उसका कभी था ही नहीं, लेकिन अब तो वो अपने बच्चों को भी खोते जा रही है। यहाँ पे मैडम यू ने अपना फ्लैशबैक बंद कर जो पास्ट था उसको यहीं पे बताना बंद किया। लेकिन हाँ, इसके आगे अब वो सभी के चेहरे देखने लगी थी, जो कि जैन चैंग
बहुत ज़्यादा शौक था और कहीं ना कहीं एक अजीब से लुक के साथ अपने फादर को देख रहा था। अब कौन सी बात थी, आज तक वो सच्चाई नहीं जानता था, तो वो उससे सिंपैथी महसूस होती थी विंग के लिए, अपने फादर के लिए, कि उसकी माँ उसके फादर के साथ कैसा बिहेव करती है। एक हस्बैंड होने के नाते उनको कुछ रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, एक अलग मतलब एक प्यार मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैडम यू ऐसा कभी कुछ करती ही नहीं थी। भले ही वो बात अलग थी कि चैन ने आज तक कभी ये भी नहीं देखा था कि उसके फादर ने भी कभी उसके मदर की तरफ कोई अफेक्शंस नहीं दिखाए थे, कोई प्यार नहीं दिखाया था। हाँ था तो बस एक डर वाला रिश्ता। यहाँ पे उसके फादर के मन में भी उसके मदर के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। ये सारी चीज़ें जैन चैंग अब धीरे धीरे याद करने लगा था। यहाँ पे मैडम जी जैसे ही जैन चैंग की तरफ बढ़ती है तो उसे पूछती है कि क्या अब भी तुम्हें लगता है कि मुझे मेरे गुस्से को छोड़ देना चाहिए? चलो ठीक है, मैं फिर भी छोड़ देती अगर इस इंसान की वजह से मेरे खुद के बच्चे मुझसे नफरत नहीं करते तो। मेरे खुद के बच्चे मेरे से सिर्फ डरते थे, मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते थे, वो प्यार कभी मुझे कर ही नहीं पाए जो कि एक माँ को अपने बच्चों से मिलना चाहिए था। और ये सब कुछ हुआ इस इंसान की वजह से। इस इंसान ने ना ही मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है बल्कि मेरे बच्चों के साथ साथ उस बच्चे की भी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी जो कि इसके सामने आज इतने सालों के बाद आया है। क्या तुम्हें कभी महसूस हुआ कि विंग की बिहेवियर में अचानक से इतने चेंजेस कैसे आने शुरू हो चुके थे? जब वो मुझसे हर एक बात के लिए जुबान लड़ाता था, मुझे हर एक बात पे उल्टा जवाब देता था, दुनिया भर की शैतानियाँ वो करता था, लेकिन एक 7 साल का बच्चा अचानक अपनी सारी बिहेवियर कैसे भूल गया, कैसे अपनी सारी आदतों को भूल चुका था। वो एक बच्चा समझ गया कि उसने एक परिवार को तबाह किया है, लेकिन एक बड़ा इंसान नहीं समझ पाया कि उसने क्या गलती की है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि विंग ये सब कुछ सहन क्यों करता था? कभी तुमने सोचने की कोशिश की कि 2 साल विंग अगर मेरी बातों का रिप्लाई कर सकता है, मेरी कही हुई बातों का जवाब मुझे दे सकता है, तो 2 साल में ऐसा क्या हो गया जो विंग अब चुप रहना सीख गया, चुपचाप बिना कुछ बोले वो सब कुछ सहन करना सीख गया जो कि उसके साथ होते आया है। मेरी मार, मेरी डांट, मेरा 2 बच्चों के बीच में किया जाने वाला फ़र्क, उसने हर एक चीज़ सहन की। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये एक अजीब सी बात है जिसमें तुम्हें गौर करना चाहिए था, लेकिन तुमने कभी उस बात पे गौर किया ही नहीं? तो चलो मैं तुम्हें बताती हूँ कि अचानक ऐसा क्या हुआ जो कि विंग के बिहेवियर में इतने बड़े चेंजेस आ गए। शायद आज के दिन का सबसे बड़ा झटका तुम्हें अब मिलने वाला है। हाँ, ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा कि विंग सारी की सारी सच्चाई पहले से जानता था। हाँ, वो जानता था कि वो वीजांग का बेटा नहीं है, वो तुम्हारा बेटा है। तुम्हारे कवर्ड में छुपे हुए उस टुकड़ों में बिखरे हुए उस डीएनए रिपोर्ट को उसने देखा था, जो कि उसने खुद जोड़ के देखा था, और तब जाके उसे महसूस हुआ था कि कांगसे सेरन ने जिस बच्चे को जन्म दिया था वो कभी वीजांग का था ही नहीं, वो था जैन फेंगम्यान का। और साथ ही साथ उसे ये तक महसूस हो गया कि उसकी माँ की मौत हुई उसकी वजह से, उसके पिता की मौत हुई उसकी वजह से, और आज जिस घर में वो है उस घर में भी तनाव बना हुआ है सिर्फ उसकी वजह से। एक 7 साल का बच्चा ये समझ गया, लेकिन एक तुम हो जो कि ऑलमोस्ट अपने बुढ़ापे की तरफ आ चुके हो, लेकिन अभी तक तुम में इतनी हिम्मत नहीं आई, इतनी कोशिश तुमने नहीं की कि तुम अपनी गलती को स्वीकार कर सको, एक बार बोल सको कि तुमसे क्या गलती हुई थी। क्या तुम जानना नहीं चाहोगे कि अचानक से मेरा प्यार, हर एक चीज़ तुम्हारे लिए क्यों ख़त्म हो गया? क्यों मैंने तुम्हें रिस्पेक्ट देना बंद कर दिया? क्यों इस सारी घर की बागडोर मैंने अपने हाथ पे ले ली, जबकि ये पूरी तरीके से मैंने तुम्हारे हाथों पे छोड़ी हुई थी? तो फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि मैंने तुम्हें दी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हें दी हुई रिस्पेक्ट, हर एक चीज़ छीन के अपने हाथों में रख ली, और तुमने एक बार भी जानने की कोशिश नहीं की कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसका कारण क्या था? शायद तुम जानते थे कि इसका कारण क्या था, या हम कह सकते हैं कि तुम्हें इस सबसे कभी कोई मतलब ही नहीं था। कभी कोई मतलब नहीं था कि तुम्हारा खुद का परिवार उजड़ रहा है, तुम्हारे बच्चे उनकी माँ से नफरत कर रहे हैं। तुम्हें कभी इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ा कि तुमने एक छोटे बच्चे के माँ बाप को उनसे छीना है। तुम्हें कभी इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ा कि दो लवर्स को तुमने अलग किया है, उनके बीच की टेंशन्स को बढ़ाया है। तुम्हें कभी किसी बात का फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि तुम्हें फ़र्क पड़ा तो सिर्फ अपने आप से। तुम चाहते थे विंग को इस घर में लेके आना, तुम लेके आए।
तुम चाहते थे कि तुम अपने प्यार के साथ रहो और तुमने ये तक नहीं देखा कि वो एक मैरिड लड़की थी, उसकी एक अलग ज़िंदगी थी, वो किसी और के साथ रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने उसका फ़ायदा उठाया और उसके ट्रम्प हालत का तुमने इतने अच्छे से फ़ायदा उठाया कि आज उसका रिजल्ट तुम्हारे सामने है। तुम्हें तो कभी इस बात का भी फ़र्क नहीं पड़ा होगा कि तुम्हारा खुद का बड़ा बेटा तुम्हारे खुद के छोटे बेटे को पसंद करने लगा था। अगर उस वक्त मैं उन दोनों को अलग नहीं करती तो शायद आज तुम्हारे सामने तुम्हारे ही बेटों के बच्चे पल रहे होते। तुम्हें तो शायद इस बात से भी कभी कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैडम म्यू ने ये बात यहाँ पे बोली ही थी कि सभी लोग और भी ज़्यादा शॉक्ड हो चुके थे। इस बार विंग भी शॉक में था। हाँ, ये चीज़ मैडम म्यू ने तो महसूस कर ली कि जैन चैंग का जो अफेक्शंस थे, जो उसकी मतलब फीलिंग्स थी ना विंग के लिए, वो एक ब्रदर वाली नहीं थी। वो कभी भी उसको अपने भाई की तरह नहीं दिखता था। वो चाहता था कि जब वो दोनों बड़े हो जाए तो ऑफकोर्स सी बात थी वो एक अलग तरीके की लाइफ स्पेंड करे, जहाँ पे वो भाइयों वाला रिलेशनशिप को ना निभा रहे हों, वहाँ पे वो लवर्स वाला रिलेशनशिप निभा रहे हों, वहाँ पे उन दोनों के बीच की एक अलग कहानी हो। ये सारी चीज़ें मैडम यूँ तो समझ गई, लेकिन ना समझ पाए तो वो थे जैन फेंगमियान, क्योंकि उन्हें अभी भी बस इस बात की चिंता थी कि भी उसको वो मिलना चाहिए जो कि उससे मिलना चाहिए। आई मीन उसकी स्टडी कंप्लीट होनी चाहिए। डज नॉट मैटर कि उसके लिए उसे क्या कुछ सहन करना पड़ रहा है। जैन फेंगमियान चाहते तो बींग को घर से बाहर रख सकते थे, कहीं और उसे रख के वहाँ पे उसकी परवरिश कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे उन्हें ऐसा लगता था कि वो मेरे सामने रहेगा, मेरे आसपास रहेगा, मेरे पास रह के ही वो पलेगा बढ़ेगा, उसकी परवरिश मेरे सामने होगी, तो ऑफकोर्स सी बात थी वो उसको सेफ रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जैन फेंगमियान ऑलमोस्ट सब कुछ तबाह कर चुके थे। वो तो अच्छी बात है कि मैडम यू वक्त रहते ही अपने बेटे की फीलिंग्स को समझ चुकी थी। उस वक्त उसका बच्चा 15 साल का था जब उसको ये महसूस होना शुरू हुआ था कि विंग के लिए उसकी जो फीलिंग्स हैं वो सिर्फ एक भाइयों वाली नहीं हैं, वो उससे अलग कुछ चाहता है। ये कहो कि अभी भले ही वो उन चीज़ों को अपने एंड से नहीं समझ पा रहा था, लेकिन हाँ मैडम यू अच्छे से जानती थी कि ये किस तरीके की फीलिंग्स थी, और अचानक से ये डिसीज़न उन्हें लेना पड़ा। तब जाके उसने विंग को उस घर से बाहर निकाल दिया और साथ ही साथ जैन चैंग को भी उस कंट्री से बाहर निकाल दिया, ताकि दो ब्लड रिलेटेड ब्रदर्स इन फ्यूचर कोई और रिश्ता ना अपना ले, या ये कहो कि किसी और रिश्ते में ना बच जाएं। इसलिए मैडम यू ने डिसाइड किया था कि जैन चैंग को वो यहाँ से ही भेज देंगे और साथ ही साथ विंग को भी भेज देंगी, ताकि उन दोनों का ही कनेक्शन एक दूसरे के साथ कम्प्लीटली ब्रेक हो जाए और वो दोनों ही इस वक्त जो फीलिंग्स अपने अंदर पाल रहे हैं वो अभी के अभी मर जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं मैडम यू ये एक चीज़ तो एक्सेप्ट कर चुकी थी कि वो दोनों ही भाई हैं और भाइयों के बीच में ऐसा रिश्ता पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये जो फीलिंग्स थी वो सिर्फ जैन चैंग के एंड से थी, विंग के एंड से ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं थी। उसके लिए जैन चैंग उसका बड़ा भाई था और आज भी उसके लिए उसका बड़ा भाई ही है, और आज भी उस रिश्ते का सम्मान करते हुए ही, उस रिश्ते को रिस्पेक्ट देते हुए ही वो इस घर में वापस आया है, जहाँ पे आने की उसकी कोई इच्छा नहीं थी। फाइनली मैडम जो अपनी पूरी बात कंप्लीट कर चुकी थी, और इसी के साथ आज पहली बार उन तीनों ने ही मैडम यू की आंखों में आंसू देखे थे, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो आज तक मैडम यू ने अपने अंदर दबा के रखी थी, सिर्फ एक उम्मीद में कि आज नहीं तो कल उसके हस्बैंड उसके पास आएंगे और उसकी की हुई गलती को एक्सेप्ट करेंगे, उसके लिए माफ़ी मांगेंगे। कहीं ना कहीं मैडम यू जानती थी कि अगर बाय एनी चांस जैन फेंगमियान उसके पास आते हैं इस सब चीज़ों के लिए बात करने के लिए, तो शायद हो सकता है वो उसको माफ़ कर दे, हो सकता है एक नया रिश्ता वो अपने और जैन फेंगमियान के बीच में बनाए। लेकिन इतने साल गुजर गए कि उन्हें तो अब ये तक महसूस नहीं है कि उन दोनों के बीच में कोई रिश्ता है, पति पत्नी वाला रिश्ता, जो कि वो दुनिया के सामने तो निभा रहे हैं, लेकिन पर्सनली वो दोनों ही भूल चुके हैं कि वो दोनों पति पत्नी हैं। इस वक्त भी मैडम यू पूरी तरीके से कोशिश कर रही थी कि जो आंसू उसके आंखों से निकल रहे हैं वो उनको छुपा सके, ताकि किसी को ये नज़र ना आ सके कि वो भी एक इंसान है, उसके अंदर भी फीलिंग्स हैं, उसे भी किसी चीज़ को खोने का डर लगता है, वो भी कमज़ोर है, उसे भी किसी और इंसान की ज़रूरत है। यहाँ पे इतने सालों से आज तक वो छिपाते आई है, लेकिन शायद आज वो नहीं छिपा पाएगी। इसलिए जब अपनी ही माँ की आंखों में जैन चैंग ने ये आंसू देखा था ना, उसे महसूस हो रहा था कि उसकी माँ ने भी बहुत कुछ अंदर छुपा के रखा है। जिस वक्त उसकी माँ को उनकी ज़रूरत थी, उस वक्त विंग के पीछे पीछे भागते अपने माँ पिता को इस हालत में देखते देखते वो अपने माँ से दूर आ गए। तो आज की डेट में
क्या उन्हें अधिकार है कि वो अपनी माँ के पास जाके उन्हें ये बोल सके कि हम आपके साथ हैं? लेकिन शायद एक बेटे के लिए और एक माँ के लिए बीच में जो कड़वाहट है, चाहे डिस्टेंसेस हैं, चाहे दूरियां हैं, चाहे कुछ भी है, वो किसी भी वक्त भर सकती हैं और रिश्ते शायद वक्त लगा सकते हैं, लेकिन एक माँ बेटी का रिश्ता, एक माँ अपने बच्चों के साथ या बच्चों का अपने माँ के साथ, इस रिश्ते में अगर किसी भी तरीके से हम लोग सिचुएशन को सुधारना चाहें ना, तो बस एक पल में ही ये सब कुछ सुधारा जा सकता है। और ठीक जैन चेंग ने भी आज वही किया। जैन चेंग ने भी अपने आप को और ज़्यादा कंट्रोल ना करते हुए अपने कदमों को अपनी माँ की तरफ बढ़ाया और उन्हें टाइट हक दिया, जिसकी वजह से मैडम यू कम्प्लीटली आज एक चीज़ तो महसूस कर रही थी कि भले ही दुनिया में कोई भी उसका साथ छोड़ दे, लेकिन आज की डेट में उसका बच्चा उसके साथ है। उसका बच्चा आज उसे एक सहारा दे रहा है, उसका कंधा दे रहा है कि माँ आप रो सकती हैं, आप चाहें तो अपने आंसू को मेरे कंधे पे पहुँच सकती हैं, आप चाहें तो अपने दुख तकलीफ़ दर्द को मेरे सामने मेरे साथ शेयर कर सकती हैं। और यहाँ पे मैडम यू फाइनली बस्ट आउट हो चुकी थी और वो बहुत ज़ोर से रोना स्टार्ट कर चुकी थी, क्योंकि वो भी इंसान है। वो भी चाहती है कि अपने दुख दर्द को बाहर निकाले। वो भी चाहती है कि वो भी जिस घुटन में इतने सालों से रह रही है, उस घुटन को आज ख़त्म कर दे। और फाइनली आज उसने इसकी शुरुआत कर दी थी और अपने बेटे पे अपने आप को पूरी तरीके से सहारा देते हुए वो रोना स्टार्ट कर चुकी थी। और इतने ज़ोर से रोना स्टार्ट कर चुकी थी कि वहाँ पे खड़ा हर एक इंसान आज मैडम जी को इस तरीके से देख के बहुत ज़्यादा हेल्पलेस महसूस कर रहा था। एक ऐसी औरत जो कि अपने आप में ही एक अलग मिसाल कायम करती है, आज वो भी रो रही थी। और रोए क्यों ना, आखिरकार उसने सहन भी तो बहुत कुछ किया है ना। लगभग 15 से 20 मिनट निकल चुके थे और मैडम जू अब धीरे धीरे कम डाउन होने लगी थी। जैन चेंग ने अपनी माँ को काउच में बैठाया और जल्दी से किचन में जाके उनके लिए एक ग्लास वाटर लेके आया, ताकि उसकी माँ पूरी तरीके से स्टेबल हो सके। यहाँ पे मैडम यू अब पूरी तरीके से शांत थी और एक टक बस एक ही साइड को देखे जा रही थी। उसने बाकी सामने खड़े तीनों लोगों में से किसी से भी आई कांटेक्ट नहीं बनाया और ना ही कोशिश की कि किसी से कोई बात कर सके। जैन फेंगमियन अब फाइनली हिम्मत कर चुके थे कि वो भी अपने शब्दों को बाहर निकाले। यहाँ पे वो मैडम यू की तरफ बढ़ते हैं और मैडम यू से पूछते हैं कि अगर तुम ये सब कुछ पहले से ही जानती थी तो तुमने कभी इस बारे में मुझसे बात करने की कोशिश क्यों नहीं की, क्यों तुमने इस बारे में मुझसे बात नहीं की। बस एक यही सवाल। और मैडम यू फिर से गुस्से के साथ जैन फेंगमियान की तरफ देख रही थी, क्योंकि आज भी जैन फेंगमियान अपनी गलती को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने गलती की है, उन्होंने इतने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद की है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए उनमें अभी भी हिम्मत नहीं थी। मैडम यू जैन फेंगमियान की तरफ देखते हुए बस कुछ ही सेंटेंसेस में अपनी बात को कंप्लीट करते हुए बोलती हैं, क्योंकि मुझे लगा था कि ये तुम करोगे, मुझे लगा था कि आज नहीं तो कल तुम इस बारे में मुझसे बात करोगे और अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हुए मुझसे माफ़ी मांगोगे, लेकिन शायद तुम आज भी ये सब कुछ नहीं करने वाले। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बिना माफ़ी मांगे ही मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी तो ये तुम्हारी गलती है, ये तुम्हारी एक और गलती है। मैं तुम्हें आज या कल कभी माफ़ नहीं करूंगी, एटलीस्ट तब तक तो नहीं करूंगी जब तक तुम खुद मुझसे माफ़ी नहीं मांगते। ऐसा कहते हुए मैडम ये ऑलमोस्ट वहाँ से जाने ही वाली थी कि तभी उस घर में किसी की एंट्री होती है। यहाँ पे जैसे ही उस इंसान की एंट्री होती है तो सभी लोग एंट्रेंस की तरफ देख रहे थे। यहाँ पे जैन फेंगमियान और जैन चेंग दोनों ही थोड़ा कंफ्यूज थे, तो वहीं पे विंग बहुत ज़्यादा शॉक्ड था और साथ ही साथ मैडम यू वो अपने आप में ही गल्प कर रही थी। उन्हें तो ये महसूस ही नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रही हैं, या ये कहो कि उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस इंसान को वो इन सबके सामने देखेगी। यहाँ पे पहले से ही प्रेजेंट हर किसी इंसान का एक अलग तरीके का बिहेवियर था, एक अलग तरीके के फेशियल एक्सप्रेशंस थे, लेकिन हाँ यहाँ पे सबसे ज़्यादा शॉक्ड जो हुआ था वो इंसान जो कि अभी अभी इस घर के अंदर एंटर किया हुआ था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि यहाँ पे खड़े हुए कुछ लोग जो कि एक दूसरे को शायद जानते तक नहीं हैं, तो यहाँ पे ये लोग कर क्या रहे हैं। वो शॉक्ड था कि उन दोनों को ही एक साथ वो कैसे देख सकता है। क्या ये दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं? क्या इन दोनों के बीच में कोई रिश्ता है? खैर ये तो हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में।
और ये भी जानेंगे कि वो इंसान कौन है। लेकिन अभी के लिए हमारा टाइम हो चुका है इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।